जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, म्हारो प्यारो हिंदुस्तान। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के इस महापर्व में विशेष रूप से दुर्गाष्टमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भक्ति और शक्ति की भूमि राजस्थान से जुड़ा हुआ ये खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान, और इसमें मैं विवेकानंद शर्मा सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हूं मीनाक्षी भौन। इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री श्रीमान सुरेश जी रावत। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सुरेश जी रावत के राजनीतिक यदि जीवन की हम बात करें तो लगातार तीसरी बार आप पुष्कर से विधायक हैं, लेकिन सामाजिक जीवन की शुरुआत इनकी भी सामाजिक संगठन से ही हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आगे बढ़ते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से फिर पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में। अलग अलग तरह की जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया, और 2013 से 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय संसदीय सचिव की जिम्मेदारी थी, और लगातार पुष्कर का प्रतिनिधित्व करते जा रहे हैं। सबसे पहले सुरेश जी, आपसे नवरात्रि पर ही बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे नवरात्रि, खासतौर पर दुर्गाष्टमी पर? देखिए, मैं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। और 9 स्वरूपा नवरात्रा के अंदर माँ के रूपों की आराधना होती है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग रूप के अंदर माँ की आराधना करते हैं। डांडिया रास होता है जी, नियमित पूजा आराधना होती है। तो निश्चित रूप से इससे हमारा जो पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है, उसका वातावरण एक अलग ही भक्ति में होता है, और देवी स्वरूपा माँ का सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल, दुर्गा माँ के लिए कहा जाता है कि ये सृजन, पालन और संहार, इन सभी की शक्तियों से इन्होंने सब कुछ, पूरा जो ब्रह्मांड है उसको नियंत्रित कर रखा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम सभी सुनते आए हैं, हम बात भी करते हैं कि ऐसी कोई अदृश्य शक्ति है जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है। तो ये साक्षात सत्य है कि देवी स्वरूपा ही और माँ भगवती इस ब्रह्मांड को चला रही है। सुरेश जी, जानना चाहेंगे, अब आपके विभाग को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और राजस्थान के बारे में जिस तरीके से कल्पना की जाती है देश के अन्य हिस्सों में, जो राजस्थान का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि रेतीले धोरों वाला प्रदेश होगा, सूखा प्रदेश होगा। ऐसे मरुस्थल वाले प्रदेश की जो एक पहचान बनी हुई है, उसमें जल प्रबंधन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान प्रदेश का जैसे ही शेष दुनिया के अंदर नाम लिया जाता है तो मरु प्रदेश की परिकल्पना करते हैं, लेकिन इस मरु प्रदेश को हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं, और हम सबका ये संकल्प भी है। इसके लिए हम अलग अलग प्रकार के विभागीय कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। सबसे अनुभव और सबसे जो नवाचार हुआ, विशेष तौर से जो हमारे प्रवासी भाई लोग हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो विशेष तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान मातृभूमि से कर्मभूमि, कर्मभूमि से जन्मभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि, मातृभूमि जी, कर्मभूमि से मातृभूमि एक अभियान चलाया कि जो जिस गांव से जुड़े हुए वहाँ पे एक रिचार्ज शाफ्ट, बोरिंग लगा के बरसात का जो पानी को संचय करने की जो उन्होंने पद्धति स्टार्ट करी। पूरे राजस्थान के अंदर हजारों की संख्या के अंदर अभी तक बोरवेल लग चुके हैं। इनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, और सारा का सारा पैसा प्रवासी जो हमारे भाई है वो सब लगा रहे हैं। सरकार उनका सिर्फ एक सहयोग कर रही है। इसके अलावा भी पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जल संरक्षण के लिए हमारी सरकार वर्थ लेवल पे काम कर रही है। लगातार हमारा सरकार का दूसरा बजट आया, दोनों बजट के अंदर 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए के 100 एनीकट, बड़े 100 एनीकट कार्य योजना बना के हम बना रहे हैं। अभी तक लगभग हमने 190 एनीकट की स्वीकृतियाँ जारी कर चुके हैं, और वो भी बड़े लेवल पे बनते हैं।
और इसके अलावा भी समय समय पे हम वाटर संरक्षण के लिए, जैसे कि फार्म पॉन्ड हो गया, हाँ। और किस तरह से पानी को संरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और जो शहरों में जो आम जनता के लिए पानी की जो सप्लाई है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं हमारी सरकार? देखिए, शहरों के अंदर चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पानी नियमित रूप से मिले, निरंतर मिले, समय अवधि पे मिले। जी बिल्कुल। इसके लिए हमारा विभाग, क्योंकि पानी वितरण का काम है पीएचडी विभाग का, पानी उपलब्ध हमारा विभाग कराता है, तो हमारे ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बांधों का निर्माण करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम संरक्षित करें, जिससे कि हम पीएचडी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सके, जिससे कि वो सप्लाई कर सके। सुरेश जी, आप जब से मंत्री बने हैं 2 मानसून आ गए, और दोनों मानसून का यदि हम वो कैलकुलेशन देखते हैं तो लगभग राजस्थान में 1.5 गुनी से ज़्यादा बारिश हुई है दोनों बार। तो ये जो अतिरिक्त वर्षा जल राजस्थान को मिला है, खास तौर पर हम कहें कि इंद्रदेव की जो सौगात मिली है, इसके संरक्षण के लिए विभाग की तरफ से क्या कुछ विशेष योजनाएं बनाई गई, क्या कुछ किया गया? देखिए, जब से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी बने हैं, जब से उन्होंने राजस्थान प्रदेश की कमान संभाली है, तब से इंद्र देवता राजस्थान पे भरपूर मेहरबान है, और लगातार 2 मानसूनों के अंदर हमारे प्रदेश के अधिकतर जो बांध है, तालाब है, वो लबालब हो गए। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। बहुत सारे बांध तो ऐसे हैं जो बनने के बाद कभी भरे ही नहीं, पहली बार भरे हैं, और पिछली बार भी अच्छी बरसात हुई थी, और उससे अधिक रिकॉर्ड तोड़ के इस बार बरसात हुई है। इतना जो बड़ा पानी, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जो हमारे पानी आया है, उसके संरक्षित करने के लिए आप अगर हम बिसलपुर की बात करें, क्योंकि बिसलपुर, अजमेर, टोंक और जयपुर की लाइफलाइन है, पीने का पानी यहाँ से ही हम लेते हैं, तो बिसलपुर से पानी बिसलपुर 2 बार भर जाए, उतना पानी बह गया जी, कभी उसको संरक्षित करने की सोची नहीं। अभी हमारा इसरदा बांध बना है, इसरदा बांध इस बार हमने भरना स्टार्ट किया है, तो बिसलपुर का ओवरफ्लो होकर इसरदा में जाता है। इसरदा हमने एक लेवल तक भरा है उसको, अगली बार उसको पूरा भरेंगे। हमने नवनेरा भी बनाया बांध, वो भी इसी का पार्ट है कि बरसात का जो अधिशेष पानी है वो बह के चला जाता है। आप कल्पना करिए, ये पानी किसी के काम में नहीं आता। बिसलपुर का पानी ओवरफ्लो होकर इसरदा से होता हुआ ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, किसी के कोई काम में नहीं आता। बल्कि जब अधिशेष पानी आता है, इससे बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आ जाती है। तो इसलिए इस पानी का अधिक उपयोग करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना की एक बहुत बड़ी शुरुआत, बहुत बड़ी यूँ कहें कि देश के लोगों को सौगात दी है। इस पे हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने सभी ने ERCP परियोजना का नाम सुना ही होगा, वो परियोजना भी इसी का ही घटक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में संयुक्त नदी काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये तीनों नदियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में इंटरलिंकिंग है। तो इसके अंदर हम तीनों नदियों का पानी हमें मिलता नहीं था, तो इसलिए चंबल सिर्फ बह के फिर वापस मध्य प्रदेश में चली जाती थी। तो ये कई वर्षों से विवाद चल रहा था। राजस्थान पानी लेना चाहता था इस योजना के माध्यम से, मध्य प्रदेश देना नहीं चाहता था, केंद्र कोई सहयोग कर नहीं रहा था। जब से हमारी भजनलाल जी की सरकार आई, तब से मध्य प्रदेश ने भी इस योजना के लिए हमें सहमति दी, केंद्र ने भी पूरा हस्तक्षेप करके आशीर्वाद दिया, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में MOU पे हमारा समझौता कराया। इसके बाद हमारा पानी का बंटवारा हुआ, 3500 MCM राजस्थान को मिलेगा। इसके बाद केंद्र ने हमें पूरा वित्तीय सहायता देने का हमें आश्वासन दिया लिखित के अंदर। अभी हम केंद्रीय जल आयोग है, उसको DPR हमने सबमिट करा दी है, और ये बहुत बड़ी व्रत योजना है। ये राजस्थान के 17 जिलों का जीवन बदलने वाली है। इससे पीने का पानी तो मिलेगा ही, हमारे सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई के साथ साथ औद्योगिक विकास के लिए भी हम पानी दे सकेंगे। ये इस योजना से हमें बहुत फायदा होगा। अब आप कल्पना करिए, जो 3500 MCM पानी हमें मिलना है, उससे 10 गुना पानी काली सिंध और पार्वती से बह के बंगाल की खाड़ी में चला गया। 10 गुना पानी जी। अगर वो पानी पहले से ही हमारी सरकारें संरक्षित करती, तो राजस्थान कभी मरु प्रदेश नहीं रहता।
राजस्थान बहुत पहले हरित प्रदेश बन चुका होता। जी, निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि मरु प्रदेश से हरित प्रदेश बनाने का जो प्रयास है और उसके लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं और साथ ही साथ जल संसाधन विभाग भी निरंतर प्रयत्नशील है। सुरेश जी, आपने बात बताई कि जिस तरीके से बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हुआ और ईसरदा बांध को भरने की जो है तैयारियां वो शुरू हुई। जयपुर वासी खासतौर पर रामगढ़ बांध के साथ एक लगाव महसूस करते हैं और इतनी बारिश होने के बाद भी कोई बहुत अधिक वहां पानी नहीं आ पाया। क्या कुछ कोई खुशखबरी जयपुर वासियों को रामगढ़ के बारे में मिल सकती है आने वाले समय में? हाँ, निश्चित रूप से जयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को, क्योंकि रामगढ़ एक अति महत्व का स्थान रहा है जयपुर के लिए, प्रदेश के लिए, और एशियाड गेम भी यहाँ हुए हैं। हाँ। एक प्रमुख पर्यटक स्थल था, लेकिन समय के साथ वो कहीं खो गया। हम उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। अभी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने वहीं से करी। हम सब लोग गए वहाँ, खुदाई करी, हमने श्रमदान किया और फिर बाद में और प्रयास हुए कि किस तरह से पानी आ जाए। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ के हमारे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी ने हमारी जो ERCP योजना आ रही है, उस ERCP योजना से बड़ी पाइपलाइन के माध्यम से रामगढ़ बांध को भरने का काम किया है। और मैं आपको ये बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने इस परियोजना के लिए टेंडर भी कर दिया है और LOI भी उस संवेदक को हमने जारी कर दिया है। जल्दी 2.5 से 3 साल के अंदर आपको रामगढ़ बांध भरा हुआ मिलेगा। क्योंकि रामगढ़ बांध से सच में एक लगाव है हर जयपुरवासी का। बचपन से हम देखते आए हैं कि कहीं जाने की बात होती थी, पिकनिक पे जाए या कहीं जाएं, तो सबसे पहले नाम आता था रामगढ़ जाने का, कि वहाँ का जो भरपूर जो झील थी वो देख के काफ़ी सुखद एहसास होता था। तो इंद्र देवता तो जो मेहरबान हुए हैं वो हम सब जानते हैं, हम शुक्रगुजार भी हैं उनके लिए। लेकिन आपका जो विभाग है, तो बाढ़ की जो भविष्यवाणी और उसको जो प्रबंधन से लेकर जुड़ी हुई जो भी प्रणाली है, क्या उसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब अत्यधिक वर्षा आती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो उस पानी को हम कैसे अधिकतम उपयोग में लें, कैसे उसको संरक्षित करें, इसके लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो एक परियोजना की शुरुआत करी थी, एक परिकल्पना करी थी कि देश के नदी आपस में जुड़नी चाहिए थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने हमारे अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना उसी का ही एक हिस्सा है। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर भी हम आपस के अंदर नदियों को इंटरलिंक करने का हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हाल ही के बजट में जो हमारा अभी पिछला बजट आया था, तो इसके अंदर हमारी सरकार ने एक वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा की थी और उसमें हम तेजी से काम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर हम पूरा राजस्थान का एक नक्शे पे पूरी DPR बन रही है, पूरी हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी नदी का पानी किस में जा सकता है, कौन सा नाले का पानी किस में जा सकता है, जिससे कि बाढ़ की स्थिति ना बने और वो पानी अधिकतम उपयोग हो सके। इसके लिए हम हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े बांध हैं उसको आपस में इंटरलिंक करने का हमारा काम चल रहा है। हम इस पे तेजी से सर्वे कर रहे हैं और जल्दी ये काम धरातल पाएगा। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर बाढ़ नहीं आए, चाहे इंद्र देवता कितने भी आशीर्वाद दे, वो हर पानी एक एक बूंद पानी संरक्षित हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सुरेश जी, लगातार तीसरी बार जो है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पुष्कर की जनता का। पुष्कर भी एक बहुत प्रमुख स्थान है और देश दुनिया के नक्शे पर जो है आध्यात्मिक दृष्टि से हम बात करें, आस्था और धार्मिक दृष्टि से बात करें, तो एक विशिष्ट स्थान रखता है पुष्कर। पुष्कर को लेकर क्या कुछ खास योजना है आपकी? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं तीर्थराज पुष्कर जो ब्रह्मा जी की नगरी है, पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, हमारा पवित्र सरोवर भी है, वहाँ से ब्रह्मा जी का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसको मैं उनके लिए तो जितनी कृतज्ञता जनता का और ब्रह्मा जी का शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। एक विधायक होने के नाते, क्योंकि मैं वहाँ का स्थानीय निवासी भी हूँ, तो मेरा बचपन से वहाँ लगाव रहा है। तो हमारा तीर्थराज पुष्कर 2 दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा धार्मिक स्थान है, देश और दुनिया के लोग श्रद्धालु वहाँ आते हैं, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारा जो पुष्कर पवित्र सरोवर है, जो आदि अनादि काल से लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और स्वयं की इच्छा से प्रकट हुआ तीर्थ स्थान है, ऐसा हमारी जो पुराने ग्रंथ है, पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण है, सब में उसका स्पष्ट उल्लेख है। आप इसका
अति महत्व तो इसी से अंत लगा दीजिए कि भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर आए थे, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। पांडवों ने भी अपना अधिकतम समय पुष्कर में बिताया था, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। और हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है द्वारका गमन के दौरान भी पुष्कर आए थे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारे जैन धर्म की बात करें तो एक पद्मावती नगर भी पुष्कर में रहा है, ये भी शास्त्रों में लिखा है। सिख समाज की बात करें तो सिख समाज के जो 10वें धर्मगुरु थे उन्होंने पुष्कर के अंदर काफ़ी लंबे समय बिताया। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, ऐसी तीर्थराज पुष्कर के जो हमारा नाग पहाड़ है उसमें ऐसी कई पौराणिक गुफाएं हैं जो हमारे बहुत तपस्वी ऋषि मुनियों ने यहाँ रह के तपस्या करी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा तीर्थराज पुष्कर एक पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक तपस्वी, और वहाँ आप स्वयं भी जाते हो, रहते हो तो 1-2 दिन में आपको ऐसा वाइब्रेशन वातावरण फील होता है जो दूसरी जगह से अलग करता है जी। इसके अलावा भी समय के साथ तीर्थराज पुष्कर में एक पर्यटक भी बहुत बड़ा है, टूरिज्म हब बना है। आज देश और दुनिया के लोग आके पुष्कर में शादी करना उनकी पहली पसंद बन चुकी है। डेस्टिनेशन वेडिंग का भी वेडिंग डेस्टिनेशन जो मोदी जी का नारा है, वेडिंग इंडिया, जो मोदी जी का नारा था कि वेडिंग इंडिया, तो वास्तव में अगर हम इस बात को आगे बढ़ाए कि वेडिंग पुष्कर, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हमारा तीर्थराज पुष्कर आगे बढ़ रहा है। और सरकार की दृष्टि से बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी पुष्कर कॉरिडोर को विकास की, तो उसकी एक वृहत और बड़ी डीपीआर हम बना रहे हैं, लगभग बन चुकी है। क्योंकि हम अलग अलग चरणों में हम काम करेंगे, एक साथ पूरा काम नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि तीर्थराज पुष्कर का विकास उसी लेवल पर होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा विजन के साथ हमारी सरकार ने डीपीआर बनाई है। और जल्दी महीने 20 दिन के अंदर हमारा एक योजनाबद्ध तरीके से काम भी स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले समय के अंदर हमारा पुष्कर का रोड नेटवर्क और अंदर का जो सिस्टम है पूरा अच्छी तरह से डेवलप हो। हमारे घाटों का 52 घाट है और एक उसका जीर्णोद्धार होके हमारे जो पुष्कर की जो मुख्य बाजार है, पुष्कर की जो मुख्य गलियाँ है, उसका कैसे जीर्णोद्धार हो, वह भव्य द्वार बने। हमारा जो ब्रह्मा जी के मंदिर के आसपास का क्षेत्र है उसका पूरा विकास हो, प्रॉपर पार्किंग की सुविधा हो, प्रॉपर मार्केट बने, एक पुष्कर एक भव्य रूप में निखरे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी काम धरातल पे आएगा। जी बिल्कुल। अभी अपन ने बात करी थी नदियों और नालों को जोड़ने की, जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू किया था एक ये अभियान, तो जब नदी नाले ये सब जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से, तो साथ साथ के अंदर इसके अंदर अपशिष्ट और कचरा और कई तरह की चीज़ें भी नदी और नालों में साथ साथ बहती हैं। तो औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट इनको नदियों से दूर करने के लिए और इनके इसको प्रबंधन की क्या आपके प्रणाली है आपके विभाग में? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा जल संरक्षण एक अभियान चलाया था और वृहत लेवल से पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक साथ ये बहुत ही बड़े लेवल पे अभियान चला था। हरियाणा और राजस्थान भी इसी के साथ हम 2 बड़े अभियान थे सरकार के अति महत्वाकांक्षी, वो चलाए थे। उसके अंदर हमारे जितने भी बावड़ियाँ हैं, हमारे पुराने कुएं हैं, हमारे नाले हैं, नदी हैं, इन सबको साफ सफाई और उनका संरक्षण करने के लिए व्यापक जन एक आंदोलन चलाया था, जिसके अंदर हमारे शासन प्रशासन के साथ आम जनता को इसके अंदर हम जोड़ा था। मैं भी कई जगह गया, हमने भी एक श्रमदान किया, स्वच्छता का संदेश दिया। इस तरह से हम इसका काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह अतिक्रमण हो रखे थे, तो अभी सरकार का हमारा ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से जहाँ जहाँ भी कोई अतिक्रमण दिखता है हम चिन्हित करके प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको तुरंत हटाने का काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि अधिकतम हमारे जलाशय हैं वो लबालब हो गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि 2 सालों के अंदर लगभग 19 करोड़ से अधिक पौधे ऑन रिकॉर्ड हम लगा चुके हैं। और ये फॉरेस्ट विभाग की जो एक वेबसाइट बनी है, ऐप बना है, उसके अंदर जो भी पौधा लगता है उसका जियो टैगिंग के साथ अपलोड कर देते हैं। तो 19 करोड़ से ज़्यादा पौधे हम लगा चुके हैं। और ये एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी है, हम सुनते भी आए कि जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतनी वर्षा अधिक होगी। तो निश्चित रूप से समय के साथ हमें राजस्थान को और इंद्र देवता का आशीर्वाद मिलने वाला है। और इसके अलावा भी पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे कि हमने ERCP की बात करी, 17 जिलों में इसका फायदा मिल रहा है। इसके अलावा भी हमारा जो शेखावटी अंचल है, जिसके अंदर चूरू, झुंझुनू और हमारा जो सीकर है, अभी वहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए भी यमुना का पानी
इन शेखावटी अंचल को कैसे मिले, इन 3 जिलों को कैसा है, इसके लिए भी हमारी सरकार डीपीआर बना रही है। दिसंबर तक हम डीपीआर पूरी कर लेंगे और मार्च अप्रैल में हम उसका काम स्टार्ट कर देंगे। ये भी एक अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना का ही हिस्सा मान सकते हैं। 2 राज्यों में विवाद था। 1980 से हमें समझौता था लिखित में, राजस्थान को पानी मिलेगा यमुना का, लेकिन हरियाणा इसके लिए राजी नहीं था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हरियाणा राजी हुआ, दोनों के बीच में एक डीपीआर बनाने का समझौता हुआ। आज हमारे डीपीआर दोनों राज्य मिलकर बना रहे हैं, दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चाहे यमुना का पानी हो, चाहे काली सिंध का पानी हो, चाहे पार्वती का पानी हो, चाहे चंबल का पानी हो, चाहे माही का पानी हो, जो मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है, राजस्थान बांसवाड़ा से होती हुई गुजरात में चली जाती है, उसका पानी भी अधिकतम कैसे उपयोग में हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जब वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सरदार सरोवर बांध गुजरात के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण था, बिल्कुल उसका निर्माण हो रहा था, तब तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब उन्होंने नर्मदा परियोजना के माध्यम से राजस्थान को बाड़मेर और जैसलमेर के लिए, जालौर के लिए, बाड़मेर और जालौर के लिए पानी दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए राजस्थान को पानी दिया, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से ही सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास कैसे हो, उसकी परिकल्पना थी। आप उस समय उनका विजन देखिए, उसी का परिणाम है कि हम हमारे ये 2 जिले हैं, उसके अंदर लगभग 2,45,000 हेक्टेयर भूमि संचित हो रही है और लाखों लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर पानी ज़्यादातर कैसे मिले, चाहे रावी सतलुज का पानी भी हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर आ रहा है, और वो किस तरह से हरी के बैराज से हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ले सके, इसके लिए भी हमारे नहरों के शुद्धिकरण के लिए भी सरकार ने 500 करोड़ का बजट दिया है। और इससे भी आगे बढ़ के भी आपने देखा होगा कि वर्षों से जो हमारी सिंधु नदी है उसका पानी पाकिस्तान जा रहा है। ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत बड़ा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, समझौता कर लिया, पूरा का पूरा पानी दे दिया, और वो पानी भी पाकिस्तान पूरा उपयोग में नहीं ले रहा, वो भी आगे समुद्र में जा रहा, उसका अधिकतम 10% पानी पाकिस्तान उपयोग में ले रहा है। अब उस पानी को और राजस्थान पूरे भारत के अंदर कैसे वो संधि समझौता रद्द कर दिया राजस्थान सरकार ने, उसके लिए तो मैं भारत सरकार ने, उसके लिए तो मैं माननीय मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। अब आने वाले समय के अंदर उसका सर्वाधिक किसी को फायदा मिलेगा तो राजस्थान को मिलेगा। सुरेश जी, आपने भी बात की यमुना जल जो है वो शेखावाटी के क्षेत्र में आने वाला है, और शेखावाटी के क्षेत्र का जल संकट जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। खासतौर पर सीकर, चूरू, झुंझुनू की जब हम बात करते हैं तो सैकड़ों फीट नीचे भूजल चला गया। दूसरा पक्ष ये भी है कि वर्षा खूब हो रही है, तो क्या विभाग कुछ इस प्रकार की योजनाएं भी कुछ लेकर आ रहा है, कोई रोड मैप इस प्रकार का भी है कि सामान्य जनता की भागीदारी से भूजल स्तर को किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है? क्योंकि लगातार भूजल दोहन होता रहा है, और एक दौर में ये भी कहा जाता था कि वर्षा भी कम होती थी, लेकिन अब तो संयोग से वर्षा भी अच्छी हो रही है। तो आम जनता की भागीदारी जो है ये वर्षा जल संग्रहण के लिए, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी भूजल संरक्षण विधेयक सरकार विधानसभा में लेकर आई है। हमें 2 तरह से काम करना होगा। पहला काम तो हमें जो सरफेस वाटर है, बरसात का जो पानी है, वो बूंद बूंद कैसे बचे, इसके लिए हम जन जागरण के माध्यम से, फार्म पॉन्ड हो गया, उसके माध्यम से हम पानी को बचत कर सकते हैं। हमारा जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारे जो छत है, बड़े घर है, उनका पानी हम कैसे एक पॉन्ड बना के, घर के अंदर होद बना के उसको संरक्षित कर सके, क्योंकि एक अमृत है वो पानी बरसात का। और किस तरह से हम वाटर बॉडीज बना के सरफेस वाटर को हम बचा सकते हैं, उसके एक तरीका तो ये हो गया बरसात के पानी को संचय करने का। दूसरा जो हमारा भूजल है, क्योंकि वो पानी ही धरती माँ की कोख में जा रहा है, भूजल में संरक्षित हो रहा है। दूसरा, हमें जो हमारा ट्यूबवेलों के माध्यम से, हैंडपम्पों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से अधिक पानी का जो दोहन हो रहा है, वो कम से कम कैसे हो, जहाँ जरूरत हो उतना ही हो जी, जहाँ जरूरत हो उतना ही हो, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर विधेयक लाए हैं कि किसी को कोई भी ट्यूबवेल करानी है तो उसको एक अनुमति लेनी होगी। उसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि जितना उपयोग में खेती के काम में आना है, जितना पीने के काम में आना है, उतना ही भूमि से दोहन करेंगे तो और इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये सब चीज़ें जन जागरण के माध्यम से ही होनी है।
इसलिए हमारा विभाग भी इसके अंदर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर रहा है और आने वाले समय के अंदर और जल को लेकर बड़ी परियोजनाएं प्लस जल संरक्षण, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, पानी का अधिकतम कैसे उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम विभिन्न तरीके से प्रचार प्रसार के माध्यम से, हमारे स्कूलों के अंदर हम प्रतियोगिताओं के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, हम नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, रैली के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर और काम करेंगे। इसके अलावा भी आज देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अगर हम इजराइल का उदाहरण लें तो इजराइल के अंदर पानी की बहुत कमी थी, लेकिन आज वो खेती के मामले में दुनिया के कई देशों के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है आगे बढ़ा है और फुहारा पद्धति, ड्रिप इरिगेशन, इसके माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं, अधिकतम पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। और अभी हमारी जो सरकार की आने वाली जो बड़ी वृहद परियोजनाएं हैं वो सारा फुहारे पद्धति, ड्रिप पे जारी है, जाने वाली है। और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा विभाग कृषि विभाग के साथ मिलके एक जन जागरण का हमारा इसमें काम चल रहा है। और विशेष तौर से हमारे जो जितनी भी वाटर परियोजनाएं हैं उसकी एक समितियां बनी हुई है, इंडिपेंडेंट समितियां बनी हुई है, वो उस परियोजनाओं का संचालन करती है। उसके माध्यम से भी हम सब चीज़ें ये एक्टिविटी करते हैं, उनका जन जागरण का काम करते हैं। और इसके अंदर महिलाओं की अधिकतम कैसे भागीदारी हो वो भी हमारा विभाग सुनिश्चित करता है। महिला मेंबर भी उसके अंदर रहती है। सुरेश जी, आपके विभाग की तो हमने खूब चर्चा की, जल प्रबंधन की भी हमने बात की। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो यदि मैं ठीक हूँ तो शायद लगभग 30 वर्ष की आयु में आप विधानसभा पहुँच गए थे, बहुत युवा अवस्था में, और इतनी जल्दी विधानसभा पहुँच गए। आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि सीधे तो डायरेक्ट तो आपने चुनाव नहीं लड़ा, उसके पहले भी कुछ संगठनों में काम करने का आपका अनुभव रहा है। देखिए, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का मुझे अवसर मिला। लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते सामाजिक सरोकार से जुड़े सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ी। उसके बाद हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, उसके तहत मैंने काम किया, प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी रही, जिले के अंदर भी खूब काम किया। उसके बाद पार्टी ने मेरे को, हमारे उधर एक श्रीनगर मंडल है, पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी मुझे, और मंडल अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और पार्टी के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मुझे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। और तब से लगातार पार्टी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का भी मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने जब आपके बारे में मैं पढ़ रही थी, कुछ जानकारी इकट्ठी कर रही थी, तो एक बड़ी रोचक सी बात सामने आई थी कि एक बार बीमारी चली थी गायों के अंदर, लंपी नाम की। तब हमने पढ़ा कि आप गाय को लेके विधानसभा में पहुँच गए थे और विरोध दर्ज कराया था। क्या था वो किस्सा? देखिए, ऐसा है जी कि हम विपक्ष में थे जी, सरकार कांग्रेस पार्टी की थी जी, तो लंपी एक बड़ी बीमारी थी उस समय, कई गौमाताएं मर रही थी, पर सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान दे नहीं रही थी। विधानसभा चल रही थी तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे पड़ोस में एक गाय थी, तो क्योंकि हम विधानसभा में बोल चुके थे, कई बार अपनी मांग रख चुके थे, गवर्नर साहब से मिल लिए थे, लेकिन सरकार जाग नहीं रही थी। तो सरकार को जगाने के लिए मैंने कहा विधानसभा से बड़ा पवित्र सदन कुछ हो नहीं सकता अपनी बात कहने के लिए, तो मैं गौमाता को पकड़ के ले गया ताकि उन सरकार का इसकी तरफ ध्यान आए, ध्यान आकर्षित हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मीडिया के बंधुओं को, उन्होंने पूरे भारत के अंदर इसको छापा, इस खबर को, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस लंपी को लेकर फिर सरकार गंभीर हुई। सुरेश जी, आपने बताया विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया, एबीवीपी में काम किया, उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आप जुड़े रहे, और संघ का जो है शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है विजयदशमी से। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की इस यात्रा के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयंसेवकों को सबको बधाई देता हूं, पूरे देश के लोगों को, कि संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। और हमारा जो संघ है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र प्रथम, और हमारा जो सामाजिक विकास कैसे हो, व्यक्ति निर्माण कैसे हो, इसको लेके काम करता आया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं स्वयंसेवक को लंबे समय से संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और उन्हीं के संस्कार से आज मैं जो काम कर पा रहा हूँ, उन्हीं के संस्कार से काम कर पा रहा हूँ। जो भी काम मिलता है प्रामाणिकता से, निष्ठा से, ईमानदारी से हम लोगों को काम करना चाहिए। ये संघ से ही हमें प्रेरणा मिली है। यहाँ पर मैं एक बार, जब हमारा प्रोग्राम जो है अब वो समाप्ति की ओर है,
तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे प्रदेश की जनता को कोई ऐसा संदेश या उनकी सहभागिता हो सके आपके विभाग के साथ, ऐसा क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जिससे जल संसाधन जो इंद्र देवता की मेहरबानी से हमारे पास आज भरपूर है वो इसी तरह बने रहें और वो सुरक्षित और संरक्षित रहें। और इस संदेश के साथ में सेवा पखवाड़ा को भी जोड़ लेंगे तो जी उत्तम हो जाए। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था जी। तो जन्मदिन के दिन से हमारा पूरे प्रदेश पूरे देश के लोग सेवा पखवाड़ा के रूप के अंदर विभिन्न सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे दिव्यांगों को उपकरण वितरण का हो, चाहे विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से हम समाज के बीच में जा रहे हैं, आमजन को जोड़ रहे हैं और विभिन्न सेवा कार्य जितने हो सकते हैं सेवा पखवाड़ा के तहत हम कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है उसकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आप उसके अंदर जुड़िए, क्योंकि सरकार बहुत वृहत लेवल पे काम कर रही है। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो लगभग 18 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जी। आप कल्पना करिए उसमें से 11 लाख हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। अच्छा। हाँ, एक समय था जब बिजली का संकट था राजस्थान के अंदर जी। हमारी जो सरकारें थी वो 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए घाटे के रूप में बिजली विभाग को देती थी चलाने के लिए। आज जैसे हमारी सरकार आई लगभग 5300 मेगावाट उत्पादन के साथ आज बिजली के अंदर हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय के अंदर हम किसान भाइयों को और प्रदेश के सभी लोगों को बिजली उपलब्ध होगी। आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी राइजिंग राजस्थान कराया था जी। उसके अंदर 35 लाख करोड़ से अधिक MOU हैं और लगभग 5 लाख करोड़ के काम तो धरातल पे चालू हो गए। तो ये राजस्थान के अंदर नई एक औद्योगिक क्रांति की बहुत बड़ी शुरुआत है। आप और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से यहाँ का और जो हमारा रोड नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा था। बहुत शीत विषित स्थिति में था हमारी सरकार आई थी जब। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करके लगभग 33,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कुछ काम अभी बरसात के कारण डिले हुए हैं, आने वाले समय के अंदर वो काम और आगे से और तेजी से बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर युवाओं की बात करें तो लगभग 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है हमारी सरकार अब तक। 2 साल हुए नहीं अभी हमें जी। और लगभग 1,65,000 जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है जी। तो इस तरह से आप देखोगे कि चाहे युवाओं की बात हो, हम किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि भारत सरकार सबको दे रही है। इससे आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से राज्य सरकार भी किसानों को सम्मान दे, उसके लिए भी 8,000 करोड़ से अधिक राशि अब तक हमारी सरकार किसानों को दे चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है, हमारा राजस्थान प्रगति कर रहा है। और हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी है योजनाएं हैं, प्रदेश के सब लोग इसके साथ जुड़े। और हमारे जहाँ तक जल संसाधन विभाग की बात है तो इसके अंदर हमारी जनता का सहयोग बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बरसात का जल संचय किए बिना उनकी भागीदारी के ये सारे प्रयास हमारे विफल रहते हैं। तो निश्चित रूप से जनता का हमें सहयोग मिल रहा है और हमें अपेक्षित सहयोग चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बरसात का जो सरफेस वाटर है हमें उसका अधिकतम अच्छा उपयोग कर सकें। सुरेश जी, समय की अपनी मर्यादा है और समय संकेत कर रहा है इस कार्यक्रम को विराम देने का। आपने अपने व्यस्ततम समय में से दूरदर्शन राजस्थान के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों के सामने ये विषय जरूर रखना चाहेंगे कि इस चर्चा में जो बात आई, खास तौर पर बात आई कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर, किस प्रकार से आप जहां काम कर रहे हैं वहां से अपनी मातृभूमि, अपनी कर्मभूमि की ओर लौट के जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस प्रकार से आप कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। और उसमें से भाव निकलकर यही आता है कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। तो सत्ता सरकार भी जन जागरण में लगी हुई है, जन जन की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से ये मरु प्रदेश हरित प्रदेश भी बनेगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।